हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका टैलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे और हिंदी का हम लोग पार्ट 1 क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे और हम लोग को पार्ट 2 क्या है पढ़ना था। ठीक। और आज हम लोग पार्ट 2 में वर्णमाला के ही बारे में पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी पूरी वीडियो देखा करिए। ठीक दोस्तों, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा। और दोस्तों, स्किप करके ना जाया करें, पूरा वीडियो देखा करें। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ फायदा होगा, और अगर बीच में से छोड़ के जाएंगे तो आपका समय भी लॉस होगा और कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगली क्लास में हम लोग ने वर्णमाला पढ़ा था और उसमें हमने बताया था स्वर के बारे में। आज हम लोग वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। अब देखिए, वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया: स्वर, व्यंजन और अयोगवा। ठीक। अब स्वर के बारे में हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने स्वर की संख्या मैंने बताई थी। तो स्वर की संख्या कितनी बताई थी? 11 बताई थी। और 11 संख्या में मैंने बताया था कि आ, छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, और तक बताया था। ठीक। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो वर्णमाला में स्वर में मैंने बताया था कि जो अंग और होता है, अंग और होता है, इसको क्या स्वर में नहीं जोड़ा जाता है। अंग और को स्वर में नहीं जोड़ा जाता है। कई लोग इसको जोड़ के स्वर की संख्या कितनी बता देते हैं? 13 बता देते हैं। स्वर की संख्या कितनी बता देते हैं? 13। लेकिन अंग और को नहीं जोड़ा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इनके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि इन्हें मैंने पीछे बताया था कि अंग और को क्या बोला जाता है? अनुस्वार और विसर्ग बोला जाता है। अनुस्वार और विसर्ग बोला जाता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक। तो अभी बाद में भी मैं बताऊंगा इसके बारे में कि अनुस्वार और विसर्ग के बारे में थोड़ा डिटेल में। ठीक। फिर उसके बाद आता है व्यंजन। ठीक। अब व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 39 होती है। व्यंजन की कुल संख्या 39 होती है। ठीक। अब व्यंजन की कुल संख्या 39 होती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं कि 39 में आखिर क्या क्या होता है। अब ठीक, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, व्यंजन की कुल संख्या 39 होती है। अब उसमें जो 39 होती है उसमें इसको 3 भाग में बांटा गया है: स्पर्श, संयुक्त और द्वित। स्पर्श, संयुक्त और द्वित। फिर स्पर्श की कुल संख्या कितनी बताया है? स्पर्श की कुल संख्या 33 बताया है, संयुक्त की 4 और द्वित की 2 बताया है। ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि आखिर स्पर्श व्यंजन होता क्या है। ठीक। अब देखिए, स्पर्श है तो स्पर्श को कै भागों में बांटा गया है? 3: वर्गीय, अंतस्थ और उष्म। देखिए, पहले हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से देखिए, पहले हम लोगों ने देखा कि व्यंजन की कुल संख्या 39 माना। फिर उसके बाद इसको 3 भागों में बांटा: स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। फिर स्पर्श व्यंजन को इन्होंने 3 भागों में बांटा। स्पर्श को 3 भागों में बांटा, किन किन? वर्गीय, अंतस्थ और उष्म। वर्गीय, अंतस्थ और उष्म। फिर उसमें मैंने बताया कि वर्गीय कितने होते हैं? 25, अंतस्थ 4 और उष्म 4। ठीक। अब फिर उसके बाद देखते हैं अयोगवा। यहाँ पे हेडिंग आपको लिखा हुआ था अयोगवा, और अयोगवा की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ था कि अयोगवा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि अयोगवा। ठीक। तो अयोगवा जो होता है उनकी संख्या 2 होती है। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, और इन्हें अनुस्वार और विसर्ग। अब देखिए, जब अंग, ये ध्यान से देखिएगा, जब अंग और जब अंग और को साथ में जब जोड़ेगा, ठीक, अंग और को जब साथ में लेके चलेगा तब क्या हो जाएगा? अयोगवा। अंग और को जब साथ में लेके बोलना है तो क्या बोलेंगे? अयोगवा। लेकिन जब अंग को अकेले बोलेंगे तो अनुस्वार, और जब को अकेले बोलेंगे तो विसर्ग। ये बात एकदम ध्यान देनी है कि जब इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो क्या होगा? अनुस्वार। लेकिन जब इन दोनों को जब साथ में लेके चलेंगे तो अयोगवा। जब दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो अयोगवा, और जब दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे तो अंग को क्या कहेंगे? अनुस्वार, और को विसर्ग। दोस्तों, इससे क्वेश्चन कई बार बनता है कि जो दे देगा कि अयोगवा किसे कहते हैं, तो अयोगवा किसे कहते हैं? अंग और को। अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग को। विसर्ग किसे कहते हैं? को। ठीक।
ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अरे मतलब अगले आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए फिर इसमें दिया हुआ है कि स्वर। अब स्वर को हम लोग देखिए इतनी डिटेल में स्वर को हम पढ़ेंगे, स्वर व्यंजन को, कि मतलब कोई क्वेश्चन छूटे ना। अब बार बार एक ही चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि आपके दिमाग में माइंडसेट बना रहे। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। फिर से बता रहा हूँ कितनी है? 11। इन्हें मूल स्वर की संज्ञा दी जाती है। ठीक, अब मूल स्वर किन्हें किन्हें बताया था मैं? मूल स्वर बताया था कि नहीं? याद करिए, अ, ई, उ और री। इन्हें क्या बताया था मैं? मूल स्वर बताया था कि नहीं बताया था? याद करिए, मूल स्वर इन्हीं को मैंने बताया था। ठीक, अब बिना स्वर के उच्चारण व्यंजन, मतलब व्यंजन जो होता है उनको बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता है। व्यंजन को बिना स्वर के नहीं बोला जाता। अब देखिए क बोलिए, क के बाद क्या आ रहा है? अ आ रहा है कि नहीं? ख, ग, घ। ठीक, मतलब इनको व्यंजन में स्वर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, अब इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। अब देखिए इन्हें मात्रा भी, स्वर को मात्रा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? अब आ की मात्रा, ई की मात्रा, एक बार इधर देखिए ध्यान से, 2 सेकेंड। अब देखिए आ की मात्रा ऐसी होती है, ई की मात्रा ऐसी होती है, ऊ की मात्रा ऐसी होती है। तो इन्हें मात्रा भी कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? व्यंजन का निर्माण होता है। ठीक, फिर देखिए अब इनकी संख्या मैंने बता ही दिया, अ आ ई। ठीक, उ री ए ओ औ। ठीक, इनकी संख्या मैंने बता दिया कितनी होती है? 11। अंग और अ को नहीं लिया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कई लोग इसमें क्या करते हैं, अंग और अ को इसकी संख्या कितना बता देते हैं? 13। यहीं भी गलती करते हैं, लेकिन हमको एकदम ध्यान पूर्वक देखना है कि अंग और अ क्या होते हैं? अयोग वा। जब दोनों को लेके बोलेंगे तो अयोग वा, और अंग को अकेले बोलेंगे तो अनुस्वार, और अ को विसर्ग। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए व्यंजन। अब व्यंजन देखिए, व्यंजन में सबसे पहले आता है व्यंजन में मूल व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। अब मैंने बताया था कि स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन कितनी है? 33। स्पर्शी व्यंजन कितने? 33। 33 में इनको 25 4 4 में बांटा गया। फिर मैंने बताया था स्पर्शी व्यंजन में जो 25 है उसे क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन कौन होते हैं? क ख ग घ अंगा। क ख ग घ अंगा। च छ ज झ इया। ट ठ ड ढ आड़ा। त थ द ध न। प फ ब भ म। ठीक, अब देखिए इनको वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो क है, क से लेके अंगा, ये क वर्ग है। क्या है? क वर्ग है। च से लेके यहाँ च वर्ग। ठीक, ट से लेके ड़। ठीक, ट वर्ग। ठीक, त से लेके न, क्या नाम है? त वर्ग। प से लेके म, प वर्ग। ठीक, इनको वर्ग में बांटा गया है। कितने कितने के? 5 के वर्ग में बांटा गया। अब देखिए इनकी संख्या 25। 25 एकदम आसानी से आप देख लीजिए। अब देखिए 5 वर्ग बन रहा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, अब 5 5 की संख्या, 5 5 वर्ग बन रहा है, और कितने वर्ग बन रहे हैं? 5। तो 5 इंटू 5 कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक, 25 हो गया। अब देखिए अंतस्थ। फिर उसके बाद क्या नंबर आता है? अंतस्थ। अब अंतस्थ के कितने बताया था? 4 बताया था। इसमें कौन होते हैं? य र ल व। य र ल व। फिर उसके बाद आता है उष्म। क्या आता है? उष्म। उष्म। अब उष्म में क्या होता है? श श श ह। और इसे क्या कहा जाता है? संघर्षी। संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। उष्म व्यंजन को क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन। ये आप एकदम ध्यान से जानिए कि उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, ये कई बार क्वेश्चन में आता है संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो अब दे देगा श श श ह। तो जब श श श ह दे दे तो क्या होगा? उसको उष्म व्यंजन अगर दे, अरे उष्म व्यंजन देगा तब भी आप लगा देंगे, और संघर्षी व्यंजन देगा तब भी आप लगा देंगे। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। फिर बताया मैंने संयुक्त व्यंजन। अब इनकी भी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या 4 होती है। फिर इसमें कौन कौन आता है? छ, त्र, ज्ञ और श। अब देखिए छ किससे बन के मिलकर बना है? अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? अब देखिए दो या दो से अधिक चीज को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? संयुक्त हो जाता है। इतना तो आप लोग को पता है कि दो या दो से चीजों को मिला देने से क्या बनता है? संयुक्त बनता है। अब देखिए छ छ, तो अब छ दो दो चीजों से मिलकर बना है, क और श। क और श से मिलकर बना है, क और मूर्धन्य स से मिलकर क्या बना है? छ। ठीक, मूर्धन्य स से मिलकर क्या बना है? छ। फिर त र
त, र, त्र, ज और इय क्या है, ज्ञ। अब देखिए जो ज और इय मतलब ज्ञ जो बन रहा है ज और इय से, देखिए कई लोग इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं, क्या करते हैं, ज्ञ, ठीक, ज्ञ, ज्ञ नहीं करेंगे, ज्ञ, ज से, ये ज से मिलकर बना था, इसका सही उच्चारण क्या है, ज्ञ, ठीक। फिर उसके बाद आता है स्र, स और र से, बड़ा स और र से मिलकर क्या बना है, स्र बना है। देखिए इसीलिए इसको संयुक्त कहा जाता है, क्योंकि ये दो से एक मतलब दो वर्णों से मिलके क्या बना है, इसका निर्माण हुआ, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसका ये देखिए ये एग्जाम में कैसे आता है, इसको दे देगा, ठीक। अब पूछेगा कि इसका निर्माण होके क्या बनेगा, तो आप बता देंगे छ। फिर क्या क्वेश्चन देगा कि ये चीज किससे मिलके बना है, छ किससे मिलके बना है, ऑप्शन में दे देगा तो, र से मिलके, ज, य से, क मूर्धन्य स, क छोटा स। तो आप लोग को अगर पता होगा कि किससे मिलके बना हुआ है, क और मूर्धन्य स से मिलके क्या बना हुआ है, छ बना हुआ है, तो आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए द्वित्व, द्विगुण, द्वित्व, द्विगुण, नए आगत वर्ण, उच्छिप्त और उच्छ्रिप्त। अब देखिए इसको कई नामों से जाना जाता है, द्विगुण वर्ण को कई नामों से जाना जाता है। वैसे तो हम लोग ज्यादातर जानते हैं कि द्विगुण वर्ण क्या, द्विगुण, द्विगुण ऐसे वर्ण जिनमें दो गुण हो, ऐसे वर्ण जिनमें दो गुण, उन्हें क्या कहते हैं, द्विगुण वर्ण कहते हैं, ठीक। अब देखिए द्विगुण वर्ण है क्या, ठीक। इनका निर्माण अपभ्रंश, इनका निर्माण अपभ्रंश भाषा से हुआ है। इनकी संख्या कितनी है, दो है। और देखिए ये जो द्वित्व है इसका अर्थ क्या होता है, ऊपर की ओर फेंका हुआ, ऊपर की ओर फेंका हुआ। अब देखिए द्वित्व में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, द्वित्व में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं कि इस अंग को ऐसे लिख देते हैं, अंग को ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अंग होता कैसे है, अंग ऐसे नहीं होता है, अंग का यहाँ पे लगता है, और जब ये लग जाता है तो ये अब जैसे इसका एग्जाम्पल जब देखेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ तब आज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स, ड़, क, स, ड़, क। अब जो ये वाला ड़ है यही क्या है, द्वित्व है, क्या है, द्वित्व है या उच्छिप्त है या द्विगुण है, इसी ये ड़ है। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, पढ़ना, क्या है, पढ़ना। अब यहाँ पे ये है, इसको क्या कहेंगे, द्वित्व, द्विगुण, उच्छिप्त, ठीक। या आप एग्जांपल देखिए तो उससे समझ में आएगा। अब देखिए एक और देख लीजिए एग्जांपल, पढ़ना हो गया, सड़क हो गया, सड़ना, सड़ना। अब यहाँ पे जो है यही क्या है, द्विगुण और उच्छिप्त है। अंग में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, जो सड़क में, पढ़ना में, सड़क में, पढ़ना में, इस सब में जो प्रयोग हो रहा है वो क्या है, उच्छिप्त या द्विगुण है, ठीक। आगे चलते हैं। फिर देखिए व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का, व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वह स्वर वर्णों की सहायता से ही बोला जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वर के सहायता से ही बोले जाते हैं। अब जैसे क बोलना हो तो क का अगर क को जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा क, क मतलब क में हलंत लगाएंगे और अ लगाएंगे तो क्या बनेगा, क बनाएगा। अब देखिए स्र को ही ले लीजिए, इस स्र को ले लीजिए, स और र को मिला के क्या बना है, स्र बन रहा है। अभी मैंने संयुक्त व्यंजन में बताया कि स्र कैसे मिलता है। तो अब इसमें देखिए इसमें कोई ना कोई स्वर जो होगा उसको लेना ही पड़ेगा। अब जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, म ले लीजिए, तो म और अ, म और अ। अब इसमें क्या स्वर का सहायता ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ठीक। अब अक्सर ये क्या कहते हैं, स्वर की सहायता लेते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। दो सेकेंड, आगे चलते हैं। अब देखिए हिंदी व्यंजन वर्णों की मूल संख्या 33 और कुल संख्या 39 है। अब ये मैं बता चुका हूँ कि मूल संख्या कितनी, 33 और कुल संख्या 39 है। अब 39 को मैंने डिटेल में बता दिया कि 39 में कौन कौन से आते हैं, स्पर्श,
स्पर्श व्यंजन। ठीक, और फिर स्पर्श में मैंने बताया कि वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। फिर उसके बाद मैंने बताया संयुक्त व्यंजन। फिर उसके बाद द्वित्व या द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, अब उसके बाद देखिए वर्ण के भेद। क्या है? वर्ण के भेद। वर्ण के भेद एक बार देख लेते हैं। अब वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद। अब व्यंजन वर्ण के भेद कितना है? 6। कितना है? कुल कितने भेद है? 6 भेद है। अब इसमें स्पर्श ये मैं पढ़ा चुका, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण। वैद्रिक के बारे में मैंने बताया। अब देखिए वैद्रिक जो होता है ये ज्यादातर आप संस्कृत में इसका उपयोग देखते हैं। वैद्रिक का संस्कृत में इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे टाइप का क टाइप का बना रहता है वैद्रिक, ऐसे। ठीक, ये ज्यादातर संस्कृत में मिलता है। अब इतना आप लोगों को तो मैं पढ़ा चुका। अब आगे देखते हैं। फिर मैंने बताया, अब देखिए उच्चारण के आधार पे देखते हैं। क्या चीज? उच्चारण के आधार पे कि इनका उच्चारण कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए कहाँ कहाँ से होता है। देखिए अब स्पर्श व्यंजन में बताया था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। और इनकी मूल संख्या कितनी होती है? 16। अब देखिए कुल संख्या अक्सर पूछता है एग्जाम में, कुल संख्या अक्सर पूछता है कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो 25 आपको पता होना चाहिए। और अगर मूल संख्या पूछे तो मूल संख्या कितनी होगी? मूल संख्या 16 होगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए क से लेके अंग तक ये मैं बता चुका। च से यहाँ, ट से ड़, त थ द ध न, प प ब ब म। अब देखिए क से लेके अंग तक जो होता है उसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ से। अब देखिए क क ग घ अंग। ठीक, फिर उसके बाद च छ ज झ इया, च छ ज झ इया का कहाँ से होता है? तालु से। ट ठ ड ढ ड़ मूर्धा से। त थ द ध न दंत से। और प फ ब म ओष्ठ से। ठीक, आपको ये याद रखना होगा। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, कैसे पूछेगा कि च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? अब आपको मैंने बताया कि च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। आप टिक कर देंगे क्या? तालु से होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ है, दिया हुआ है, नोट दिया है। नोट में क्या दिया है? इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित, क्या कहते हैं? उदित वर्ण कहा जाता है। एक शब्द में क्या कहा जाता है? उदित। स्पर्श स्पर्श जो व्यंजन होते हैं एक शब्द में क्या कहा जाता है? उदित कहा जाता है। ठीक, एक चीज मैं स्किप कर दिया, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो इतना है, क्या चीज? क से लेके घ, च से लेके झ, ट से लेके ड़, ढ और त से लेके ध, इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। अरे मूल स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, सॉरी, मूल स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 16 होती है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण श्वास अंदर की तरफ खींचे जाए उसे क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। मतलब श्वास को क्या करेंगे? अंदर खींचेंगे। और इनकी संख्या मैंने बता चुका हूँ कितनी है? 4। अब देखिए एग्जाम में ज्यादा ये नहीं डिटेल में पूछता है। एग्जाम में अक्सर केवल यही पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, दे देगा। त थ द ध न, प फ ब म, य र ल व और श श श। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि ये य र ल व क्या होता है? अंतस्थ होता है। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, या फिर दे देगा य र ल व को य र ल व कौन से व्यंजन है, तो आप क्या लगा देंगे? अंतस्थ व्यंजन लगा के चले आएंगे। ठीक, फिर आता है फिर नोट के बारे में देख लेते हैं। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई एग्जाम में आ चुका है कि य और व को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए ऊष्म व्यंजन के बारे में देखिए। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण शरीर में गर्मी पैदा हो जाए। अब देखो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने से क्या हो? शरीर में गर्मी पैदा हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। श श श ह। अब देखिए इनके बारे में, अब देखिए ये जो हम लोग इनको इसको क्या कहते हैं? बड़ा श कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा श। इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य श। इसको छोटा श और इसको ह। अब देखिए जो बड़ा श है एक्चुअली ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। और मूर्धन्य श का उच्चारण क्या होता है? मूर्धन्य। किससे? मूर्धन्य से।
और इसको क्या कहते हैं, दंत स। क्या कहते हैं, दंत। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बड़ा सा होता है उसको बड़ा सा नहीं कहते हैं, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, तालु स। और ये जो छोटा सा होता है उसको छोटा सा नहीं, दंत स। क्या कहते हैं, दंत स। और इसको तो मूर्धन्य से होता है, तो इसलिए इसको मूर्धन्य स कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में बता दिया कि जो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जाहिर सी बात है, इसके शब्द से ही लग रहा है संयुक्त। संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनेगा तभी होगा। अब संयुक्त व्यंजन है मतलब दो अधिक व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए संयुक्त है। अब देखिए क श त र ज य और श और र, मतलब क और मूर्धन्य श मिला के क्या बना है, छ। त और र मिला के त्र, ज और या मिला के ज, ज्य, ज्ञ नहीं ज्य। फिर श और र, तालु श और र मिला के क्या हुआ, स्र। बड़ा सा नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, तालु श। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इसके बारे में बताया था कि सड़क, पढ़ना, इसमें जो यूज होता है ड़ और ढ का, उसी को क्या कहते हैं, द्विगुण या द्वित्व कहते हैं। ये दो व्यंजन वर्णों के क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। अब इसके शब्द से ही लग रहा है द्विगुण मतलब दो गुण, जिनमें दो गुण पाए जाए। तो ऐसे व्यंजन जिनमें दो गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, दो होती है। ठीक, अब नोट में देख लीजिए, नोट में देख लीजिए। अब नोट में देखिए द्विगुण व्यंजन वर्ण को उच्छिप्त, क्या चीज, उच्छिप्त या आगत व्यंजन। अब मैं इसके बारे में डिटेल में पीछे बताया हूँ। उच्छिप्त, द्विगुण, द्वित्व, इसको कई नामों से जाना जाता है। और इसको अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक दोस्तों, इतनी व्यंजन व्यंजन और स्वर के बारे में जितना था मैंने वर्ण को पूरा डिटेल में बताया। अगली वीडियो सॉरी पिछली वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बताया था, उसके बाद मैं दूसरी वीडियो लाया, इसमें भी डिटेल में बताया। दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर लाभ होगा। और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा तो मैं आप लोगों को आपके लिए टेस्ट भी लाऊंगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और उसमें आप लोगों को थोड़ा समय भी दूंगा ताकि आप लोग उसमें टिक करें और मैं उसमें बताते चलूंगा। और जितना पढ़ा है उसी में से आया होगा। और देखिए जितना मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपके UP SSC में या फिर टेट में जितनी हिंदी आती है इतनी में से ही आएगी। क्या चीज, इतने में से ही आएगी, आप आराम से क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिए। ठीक दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।